अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे TL494। आसिफ हुसैन आसिफ अली भाई हैं। इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा बार ये मैसेज किए। सबसे पहले तो मैं इनसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ। काफ़ी दफ़ा इनके मैसेज आए लेकिन टाइम को अरेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए ये वीडियो लेट बनने पर माज़रत। सबसे पहली बात, ये स्विचिंग पावर सप्लाई के अंदर ये IC इस्तेमाल होती है। जितनी भी स्विच माड हैं जिसमें PWM कंट्रोल होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल होता है, वहाँ पर ये IC इस तरह से है। ये 16 पिन डिप में है और 16 पिन SMD में है। इसमें जो भी इसका पैकेज होगा उसकी इंटरनल डायग्राम इस तरह की रहेगी। दो एरर एम्पलीफायर हैं। एरर एम्पलीफायर क्या होते हैं कि फीडबैक देने के लिए होते हैं कि इसको आप एक लेवल सेट करके देते हैं और दूसरा इसको फीडबैक दे दिया जाता है जो आउटपुट को देते हैं। एक आप खुद सेट करते हैं और एक ये फीडबैक आउटपुट से लेती है। जिस रेफरेंस को आपने नापना होता है, अगर वोल्टेज नापने हैं, वोल्टेज मेजर करने हैं, तो पिन 1 पे आप वोल्टेज की फीडबैक दे देंगे। अगर करंट मॉनिटर करनी है तो एरर एम्पलीफायर नंबर 2 को दे देंगे और यहाँ पर इसकी फीडबैक कंपनसेशन रजिस्टर लग जाती है, इनपुट लग जाती है। इसी तरह पिन नंबर 12 इसकी VCC है और जब इसको ग्राउंड देते हैं 7 नंबर पिन पे और VCC अप्लाई करते हैं तो ये 5 वोल्ट का रेफरेंस जनरेट करती है। एक इसका इंटरनल ऑसिलेटर है, डेड टाइम कंट्रोल है और CT है, RT है। यहाँ पर इसके ये 3 कंपोनेंट इसकी टाइमिंग के लिए हैं, स्विचिंग के लिए हैं। ये है इसके आउटपुट के 2 पॉइंट, C2 E2 और E1 C1। 2 ट्रांजिस्टर हैं इसके अंदर जो कि ओपन कलेक्टर ओपन एमिटर होते हैं। अभी जब बात करते हैं इसकी कि ये PWM कंट्रोल है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोलर है, तो ये देखें इसका ये कंट्रोल सर्किट है यहाँ पर। तो इस सर्किट को अगर आप देखेंगे तो ऑसिलेटर ऑसिलेट करवाता है 4 5 6 नंबर पिन। यहाँ पर ये अपना काम कर रही होती हैं। ये इसका फीडबैक रेगुलेटर है और यहाँ 12 पे सप्लाई दी, 7 को ग्राउंड किया तो ये रेफरेंस आउट करेगी। 13 नंबर इसका आउटपुट कंट्रोल है। 11 10 ये इस तरह करके इसके ट्रांजिस्टर है जो कि बारी बारी स्विच करते हैं या इकट्ठे स्विच करते हैं। और ये फंक्शन कैसे करती है, अपने ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करती है। फ्रीक्वेंसी जब आपने एक दफ़ा इसकी सेट कर दी, ये 1 किलोहर्ट्ज से लेके 200 किलोहर्ट्ज और किसी जगह पे 300 किलोहर्ट्ज लिखा हुआ है, तो ये 300 किलोहर्ट्ज तक ये फंक्शन करती है। अभी देखें यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक साइकिल है। ऑन टाइम vs ऑफ टाइम, अगर इसको देखेंगे यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है और इस तरह। अगर इसको देखेंगे इस पॉइंट से लेके ये यहाँ से टर्न हो रहा है ऊपर और ऐसे जा रहा है। अगर हम पहले साइकिल को, इस पहली पल्स को देखेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए ऑन रह रहा है, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। यानी 25% ड्यूटी साइकिल अगर हम कहते हैं तो पूरे साइकिल का यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल, ये जो ऊपर लाइन नज़र आ रही है तो यहाँ से लेके एक साइकिल है। तो ये IC 1 सेकंड के अंदर आप जितने हज़ार बार, यानी अगर 100 किलोहर्ट्ज़ कहते हैं तो 1 लाख मरतबा, 200 तो 200 किलोहर्ट्ज़ हो गया तो 2 लाख मरतबा, 300 किलोहर्ट्ज़ है तो 3 लाख मरतबा एक सेकंड में ये ऑन ऑफ होती है। अभी उस एक हिस्से में 1 लाख का जो एक हिस्सा आप निकाल लें तो उसका टाइम निकाल लें कितना बनेगा। उस टाइम में ये IC उतने थोड़े टाइम को उसमें से कुछ हिस्सा ऑन करेगी, कुछ हिस्सा ऑफ रखेगी। कितनी फास्ट स्विचिंग है ये डिपेंड करता है कि इसको किस तरह से प्रोग्राम किया गया। अगर 50% ड्यूटी साइकिल कहते हैं तो आधा साइकिल ऑन रहेगी, आधा ऑफ रहेगी। 75 है तो 75% ऑन रहेगी और 25% ऑफ रहेगी। आप कह देते हैं 98%, तो 2% उसको रख लें, 2% ऑफ है, 98% वो ऑन रखेगी। ये ऑन क्या होता है कि इस ट्रांजिस्टर में से कितनी देर तक करंट चलेगी। अगर ये एक साइकिल को हम कहते हैं तो इस एमीटर से कलेक्टर की तरफ या कलेक्टर से एमीटर की तरफ कितनी देर के लिए करंट चलेगी। तो ये है इसका ड्यूटी साइकिल और ये पल्स विड्थ को, इसी चीज़ को अपनी को एडजस्ट कर रही होती है, इसी को कंट्रोल कर रही होती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये हो गया। अभी यहाँ पर इसके फीचर्स जो हैं, ये कहता है फिक्स फ्रीक्वेंसी है, PWM कंट्रोल है, ये हम बात कर चुके हैं, और ये SMPS के अंदर इस्तेमाल होता है। स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर कंट्रोल सर्किट है। अच्छा, इसके ऑन चिप ऑसिलेटर है, इसके ऊपर ही इसका ऑसिलेटर है और मास्टर स्लेव ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी उसको
आप बहुत ज़्यादा TL494 2 3 एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जितनी भी आप लगा लें, एक को आप मास्टर रखेंगे, बाकी सारी की सारी जो है वो पैरेलल में उसके स्लेव हो जाएंगी। जो पहले की फ्रीक्वेंसी होगी वही स्विचिंग टाइम बाकी का मिलेगा। और ऑन चिप इसके एरर एम्पलीफायर हैं, यानी आईसी के अंदर ही इसके अपने एम्पलीफायर हैं, आपको बाहर से एरर एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका अपना बिल्ट इन 5 वोल्ट का रेफरेंस है, जिससे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रख सकेंगे। एडजस्टेबल डेड टाइम कंट्रोल। डेड टाइम कंट्रोल क्या होता है कि दो चैनल के दरमियान स्विचिंग को कितना वक्फा देना है, यानी 50% अब आप देते हैं एक चैनल को, 50% दूसरे को। चैनल क्या है, इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं, यानी जो हमने बात की थी कि आउटपुट में ये ट्रांजिस्टर है, आउटपुट में ये ट्रांजिस्टर है। अभी 50% आप कहते हैं कि जितना ये टाइम है इसका 50% ये स्विच करेगा, 50% ये स्विच करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 50 में से 48% ये स्विच करेगा, उसका 48वां हिस्सा ये करेगा, 48वां हिस्सा ये करेगा, जो पीछे 4% बचेगा उसमें से आप गैप दे देते हैं कि जी पहले ट्रांजिस्टर के दौरान, दूसरे ट्रांजिस्टर के दौरान 2% और फिर दूसरे से पहले के दरमियान 2%। तो इसको कहते हैं डेड टाइम। दो चैनल्स के दरमियान स्विचिंग का जो वक्फा हम खुद से देते हैं, उतनी देर के लिए ना आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगी ना यहाँ पे मिलेगी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी 50% आप डिफाइन करते हैं इसको और 50% डिफाइन करते हैं इसको, 50% ये काम करे, 50% ये काम करे, तो होगा क्या, इसके फौरन बाद ये ऑन हो जाएगा। जब ये इसकी ऑफ पल्स ख़त्म होगी तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। इससे होता क्या है कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करवा रहे होते हैं तो राइज टाइम, फॉल टाइम वहाँ पे एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। तो उस ओवरलैपिंग को बचाने के लिए जब स्पेशली इसको पुश पुल में, यानी बाईपोलर ट्रांसफार्मर जब बनाते हैं, बाईपोलर मैग्नेट डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पर इन दोनों के दरमियान वक्फा रखा जाता है ताकि उस वाइंडिंग को थोड़ा सा वक्फा मिल जाए। तो उसको कहते हैं डेड टाइम कंट्रोल। अच्छा, आगे है अनकमिटेड आउटपुट। अच्छा, 500 मिली एम्पियर इसकी जो सिंक करंट है ट्रांजिस्टर उसको सिंक करवा सकती है। आउटपुट कंट्रोल पुश पुल और सिंगल एंडेड। इस आईसी को आप पुश पुल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगल एंडेड ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी या दोनों ट्रांजिस्टर एट ए टाइम काम करें, यानी अगर ये ऑन है तो ये भी ऑन है, उस वक्त ये इसकी उसको कहते हैं सिंगल एंडेड। तो ये आईसी को आप एज अ 1 यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ बाईपोलर यानी पुश पुल। कभी ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, एक ऑन रहेगा दूसरा ऑफ रहेगा, उसको कहते हैं पुश पुल। लेकिन अगर सिंगल एंडेड करेंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर भैया के वक्त एक ही टाइम में काम करेंगे। आगे हम बात करते हैं अंडर वोल्टेज लॉकआउट। इसमें एक फैसिलिटी है कि इसको 7 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक आप डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मिनिमम 5.5 वोल्ट इसको देते हैं, तो वहाँ पे जाके ये अंडर वोल्टेज लॉकआउट कर जाती है, वहाँ पे ये आईसी ऑफ हो जाती है। एनसीवी प्रीफिक्स। अच्छा, ये एक बात आती है कि इसका मॉडल है टीएल का, तो ये एक एनसीवी मॉडल भी है। ये उस मॉडल के बारे में बात कर रहा है, ऑटोमोटिव के लिए इस्तेमाल होती है, गाड़ियों में और दूसरी एप्लीकेशनों में स्पेशल इसका कंट्रोल और कंट्रोल चेंजेस हैं इसकी। तो हमारे यहाँ तक लेवल है क्योंकि हम TL494 जो रूटीन में चार्जर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, जो गाड़ियों में है वो NCV494 होगा। फंक्शन सेम है, जस्ट उसने स्पेसिफाइड कर दिया कि ये ऑटोमोटिव के लिए और उसके गाड़ियों के लिए और उसके मुतबादल जितने भी सर्किट्स हैं उनके लिए वो है। अभी एप्लीकेशन देखें तो डेस्कटॉप पीसीज के अंदर, उनकी पावर सप्लाईज के अंदर, ओवंस के अंदर, जो AC टू DC आइसोलेटेड इन्वर्टर हैं और PFC सर्किट वाले हैं 90 वाट तक, और इस तरह सर्वर PSU में, सोलर माइक्रो इन्वर्टर में, सोलर पावर, हमें AC टू DC स्विचिंग करनी है ई बाइक चार्जर्स के अंदर, वहाँ पे ये आईसी बहुत वाइडली यूज होती है और बहुत रिजिड किस्म की आईसी है। इस तरह का इसका फुटप्रिंट है और पिनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर यहाँ पे देखें टाइप, अगर आई लिखा हुआ है तो ये है इनपुट, अगर ओ लिखा हुआ है तो आउटपुट है। तो ये जो डैश है तो ये कॉमन पिन होती है, यानी ये ना इन है या ना आउट है। स्पेशल जिसको आप पावर सप्लाई की पिन कह देते हैं, VCC है तो VCC ना इन होती है ना आउट होती है, ये इंपॉर्टेंट पिन होती है। ऐसे ही VCC यानी ये इंपॉर्टेंट पिन है, ये हर हाल में इसको चाहिए। RT है टाइमिंग के लिए, तो यहाँ पर इसकी पिन डेफिनेशन आ जाती है। यहाँ पर पिन नंबर 1 है और ये इसका नेम है शॉर्टकट फॉर्म में।
यानी छोटे से छोटा नाम उसने लिख दिया 1 इन पॉजिटिव इन्वर्टिंग इनपुट टू एरर एम्पलीफायर नंबर 1। जो हमने पहले दिखाए थे, यहाँ पे ट्राइंगल बनी हुई थी, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट्स हैं 1 और 2, एक इन्वर्टिंग है और एक नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग। आगे है C1 C2, यहाँ पर इसके C1 और C2 8 नंबर पिन और 11 नंबर, ये है कलेक्टर दोनों ट्रांजिस्टर के। और इसी तरह E1 E2 आ जाएंगे तो वो भी इसके एमीटर हो जाएंगे। आप आउटपुट एमीटर से भी ले सकते हैं, आउटपुट कलेक्टर से भी ले सकते हैं। आगे DTC है, डेड टाइम कंट्रोल। तो ये जैसे हमने डिस्कस किया कि दो चैनल्स के आपस में गैप को बताता है कि जी आपने कहाँ पे उसको सेट करना है। फीडबैक है, पिन नंबर 3 है। इनपुट है, इनपुट फॉर फीडबैक। तो फीडबैक एरर एम्पलीफायर को, जो हमने एरर एम्पलीफायर कहे हैं, उनको फीडबैक वहाँ से आप आउटर एडजस्ट करते हैं उनका गेन सेट करने के लिए। आगे आउटपुट कंट्रोल, ये जो हमने बात की थी कि ये आईसी सिंगल एडेड पे भी इस्तेमाल हो सकती है कि दोनों ट्रांजिस्टर एट ए टाइम स्विच करें या अलग-अलग स्विच करें, पुश पुल में यूज़ करना है। तो ये यहाँ पर आउटपुट कंट्रोल 13 नंबर पिन से होती है। रेफरेंस है 14 नंबर पिन पे, तो ये इसका 5 वोल्ट रेफरेंस है, रेगुलेटेड आउटपुट है। जब आप इसको 7 वोल्ट दे देते हैं, 7 वोल्ट प्लस देते हैं, 7 से लेकर 40 वोल्ट तक इसको देते हैं, तो ये 5 वोल्ट स्टैंडर्ड रेफरेंस आउट करता है। और यहाँ पे रजिस्टर है RT, रजिस्टर टर्मिनल, टाइमिंग रजिस्टर यूज टू सेट ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, यानी कैपेसिटर और रजिस्टर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उनको भी हम देखते हैं। और VCC पॉजिटिव सप्लाई है, ये इसकी हर हाल में आनी चाहिए 12 नंबर पिन पे। 7 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पर इसकी रिकमेंडेड ऑपरेटिंग कंडीशन है, तो ये मुख्तलिफ डाटा शीट में थोड़ी सी डिफरेंट भी होती हैं, जो मैंने बात की थी। तो पावर सप्लाई के VCC वोल्टेज 15 वोल्ट से लेके 40 है, टिपिकल 15 है, लेकिन 7 से लेके 40 तक आप इसको दे सकते हैं। कलेक्टर आउटपुट वोल्टेज, जो इसके कलेक्टर्स हैं, जो कि आउटपुट कलेक्टर हैं, उनको 30 वोल्ट स्टैंडर्ड देते हैं, 40 है, और मिनिमम इसकी लिमिट नहीं है, मिनिमम कोई भी इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं, यानी जहाँ पे भी जितने लेवल का आपका है, यानी मिनिमम स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन टिपिकल 30 वोल्ट देते हैं, लेकिन आप उसको 5 वोल्ट पे भी स्विच करवा सकते हैं। लेकिन सप्लाई वोल्टेज आपके मिनिमम 7 है, लेकिन इसकी लिमिट नहीं है, उसमें से VCC -2 हो जाएंगे। जितने बिलफर्ज आपने 3 वोल्ट दिए हैं, अगर मिनिमम लेवल आप 3 वोल्ट अप्लाई करते हैं कलेक्टर पे, तो उसमें से 2 वोल्ट ये माइनस कर देगा, बाकी आपको सप्लाई मिल जाएगी। अच्छा, कलेक्टर करंट इसकी 200 मिली एम्पियर है, IC1 IC2, और फीडबैक के लिए 0.3 मिली एम्पियर इसकी जो 3 नंबर पिन पे फीडबैक है, तो उसको आप 0.3 मिली एम्पियर करंट देंगे। रेफरेंस की आउटपुट करंट 10 मिली एम्पियर है, और टाइमिंग रजिस्टर आप 1.8K से लेके 500 किलो ओम तक देंगे। टाइमिंग कैपेसिटर जो है आपका 0.0047 से लेके 0.001 टिपिकल है, और 10 माइक्रोफैराड तक आप दे सकते हैं। ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये बता रहा है 200 किलोहर्ट्ज़, लेकिन किसी जगह पे इसकी 300 भी आती है, यानी 1 किलोहर्ट्ज़ से लेके 200 किलोहर्ट्ज़। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये एक मैंने और डाटा शीट उठाई है, ये नई अपडेट आई है मार्च 2017 में। ये वाली डाटा शीट पुरानी थी जिसमें 200 किलोहर्ट्ज़ था, जो अभी न्यू डाटा शीट है, तो वहाँ पर ये बता रहे हैं कि जी 300 किलोहर्ट्ज़ तक आप लेके जा सकते हैं। तो ये कैपेसिटर आ गया इसका, और ये रजिस्टर कैपेसिटर वही है, लेकिन इन्होंने ये इम्प्रूव कर दिया इसमें। बाकी डाटा शीट तकरीबन वही है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की चेंज है इस पेज में। आगे ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, अगर इसका कैपेसिटर ये लगा दे, रजिस्टर ये लगा दे, तो 40 किलोहर्ट्ज़ ये देती है, 0.001 माइक्रोफैरड, और RT 30 किलो ओम लगा दे तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इसकी 40 किलोहर्ट्ज़ आ जाती है। और स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी में जो आप कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशन में कितना डेल्टा चेंज आएगा, 0.3% कमी बेशी हो सकती है, कि ये स्टैंडर्ड है। अगर ये आप कैपेसिटर लगाएंगे, ये रजिस्टर लगाएंगे, और ये फिक्स वैल्यू की होगी, तो भी ये IC इतने % तक अप डाउन कर सकती है। फ्रीक्वेंसी चेंज कितनी आएगी, अगर आप VCC चेंज करते हैं, 7 से लेके 40 तक जंप करवाते हैं, टेम्परेचर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा, तो डेल्टा F ऑसिलेटर एट डेल्टा वोल्टेज चेंज VCC, तो 0.1%। अगर 7 वोल्ट से 40 पे जाएंगे, 40 से 7 पे आए, तो 0.1% इसकी प्लस माइनस हो सकती है, फ्रीक्वेंसी डेविएट कर सकती है। फ्रीक्वेंसी चेंज विद टेम्परेचर,
टी हाई, टी लो से लेके टी हाई तक, यानी अगर 0 डिग्री से लेके 70 तक अगर आप जाते हैं तो ये 12% तक इसकी, अगर ये कैपेसिटर होगा और ये रजिस्टर होगी तो 12% तक इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो सकती है, डेविएट कर सकती है। फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन के लिए इसमें बड़ा सादा सा फार्मूला है कि उसकी आप चार्जिंग करंट निकालते हैं, 3 वोल्ट सीटी वाली पिन है वहाँ पे 3 वोल्ट उसको चाहिए तो ये आईसी स्विच करती है। तो 3 वोल्ट आप रेफरेंस रखेंगे, आरटी की वैल्यू लगाते हैं, ये है इसकी आरटी और ये है सीटी। तो ये रजिस्टर ये यहाँ से इसको पाथ देती है। तो 3 वोल्ट आप इसको ऊपर, ये फार्मूले का कांस्टेंट है 3 वोल्ट रखेंगे क्योंकि इस आईसी की टाइमिंग पिन पे जो सीटी पिन है वहाँ पे ये 3 वोल्ट आने चाहिए। तो आरटी जितनी वैल्यू आप एडजस्ट करेंगे, ये इस चार्ट से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपने कितनी रखनी है। अगर 10K पे रखनी है तो अगर ये कैपेसिटर लगाएंगे, ये वाला देखें 0.01 वाला, तो रजिस्टर कितनी आएगी। अगर 0.001 वाला कैपेसिटर लगाएंगे ये वाला, तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी आएगी, तो कितना उसमें चेंज आएगा। ये सीटी है, आरटी और फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 वोल्ट और सीटी को रखेंगे और चार्जिंग करंट जो आपने यहाँ पे निकाली है तो आपका टाइम पीरियड निकल आएगा। तो जब टाइम पीरियड आप निकल आया तो आपको पता चल गया कि जी इसका स्क्वायर वेव का शॉर्ट ऑफ वेव का जो पीरियड है वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर देंगे। और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। कुछ पुरानी डाटा शीट में 1.1 RTCT था, अभी जो नई डाटा शीट है उसमें 1/RTCT है। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन मार्जिनल वो नज़दीक ही आती है फ्रीक्वेंसी। अगर इस तरह करेंगे तो भी मार्जिनल आती है। ये है फ्रीक्वेंसी जब आप इसको फुल फ्रीक्वेंसी आप। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, इस आईसी को हम फुल फ्रीक्वेंसी में और हाफ फ्रीक्वेंसी में दो तरह से यूज़ करते हैं। जो मैंने बात की थी पहले कि पुश पुल में और सिंगल एंडेड में, ये है इसकी सिंगल एंडेड। जब इसको 1/RTCT कर देंगे तो ये आ जाएगी इसकी फुल फ्रीक्वेंसी। ये 1/RTCT करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी फुल फ्रीक्वेंसी। ये अगर इस टेबल को देखें तो ये कंट्रोल पिन, इसकी जो 13 नंबर पिन हमने कही थी, अगर उसको ग्राउंड कर देंगे तो फुल फ्रीक्वेंसी आएगी सिंगल एंडेड PWM Q1 एंड Q2। तो उस वक्त फुल फ्रीक्वेंसी आउट करेगी। अगर आपने 100 किलोहर्ट्ज़ की है तो 100 किलोहर्ट्ज़ ही आउट होगी। लेकिन अगर आप उसको पुश पुल कर देंगे, पुश पुल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि पिन नंबर 13 जो है कंट्रोल पिन, उसको रेफरेंस पिन के साथ मिला देंगे, 5 वोल्ट अप्लाई कर देंगे तो ये पुश पुल में चली जाएगी। यानी उस वक्त फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा वो ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, एक दफ़ा दूसरा करेगा, यानी दोनों ट्रांजिस्टर बार बार स्विच करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिवाइड हो जाएगी दोनों ट्रांजिस्टर के दरमियान। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो जो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, ये बड़ी समझने की बात है, तो वो उसका हाफ हो जाएगा। या आप डायरेक्टली इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल एंडेड करना है तो 13 नंबर पिन को ग्राउंड करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर आपने ये वाला इस्तेमाल करना है तो इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपने पुश पुल यूज़ करना है तो ये पुश पुल का फार्मूला है। यहाँ पे वही बात हो रही है कि इसको आप इस तरीके से 1/RTCT कर लेंगे और 1/2RTCT कर देंगे तो ये पुश पुल हो जाएगा। और ये देखें जो 300 किलोहर्ट्ज़ में बता रहा था, तो इस डाटा शीट में ये बता रहा है कि 1 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 300 किलोहर्ट्ज़ तक प्रोग्राम किया जा सकता है। The oscillator is programmable over range of 1 किलोहर्ट्ज़। 1 किलोहर्ट्ज़ से लेके 300 किलोहर्ट्ज़ तक आप मिनिमम से मैक्सिमम जा सकते हैं। RT और CT की रेंज जो है वो 1K से लेके 500K तक। और जो कैपेसिटर लगेगा CT वो 470 पिको से लेके 10 माइक्रो तक जा सकता है। और टेम्परेचर इसका 0 से 70 डिग्री है। ये है इसका डेड टाइम कंट्रोल। तो डेड टाइम कंट्रोल के लिए पिन नंबर 4 पे आप इस तरह का रजिस्टर नेटवर्क लगाएंगे। तो इसको मैक्सिमम जो आप कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम परसेंट ऑन टाइम ईच आउटपुट, एक साइकिल का जितना ऑन टाइम है, आपने 50% दिया है, 100% दिया है, तो उसको 45 माइनस 80 डिवाइड बाई R1 इसकी वैल्यू उससे डिवाइड कर देंगे तो ये उतने परसेंट डेड टाइम आ जाएगा कि जी एक चैनल के बाद दूसरा चैनल कितनी देर बाद ऑन होगा। आगे आती है बारी इसकी आउटपुट की। तो TL494 में जैसे मैंने कहा था कि ओपन कलेक्टर, ओपन एमिटर दोनों ट्रांजिस्टर में 8 भी देखें ओपन है, 9 भी ओपन है, 11 भी ओपन है, 12 भी ओपन है। लेकिन इसके बरक्स ये मैंने स्लाइड क्यों ऐड की है
ये एक दोस्त ने मैसेज किया था कि सर TL494 उसकी भी पिनें तकरीबन उससे मिलती जुलती हैं, जब उसको प्रोग्राम करते हैं तो वो इसकी जगह पे काम नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी आउटपुट है टोटम पोल, टोटम पोल आउटपुट है। इसका देखें तो इस तरह की कम्बिनेशन है, इसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं और पिन नंबर 11 से आप आउटपुट ले रहे हैं। 13 नंबर पिन को VCC कर देंगे तो इस तरह से इसकी आउटपुट आती है, लेकिन इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर 8 पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो 9 से आउटपुट मिल जाएगी, अगर 9 को ग्राउंड कर देंगे तो 8 से ग्राउंड जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। अगर 35-25 या 35-27 है तो उसमें हमें आउटपुट्स इस तरह मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो जितने वोल्टेज देंगे उसको -2 करेगा और आउटपुट में आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम आती है। ब्लॉक डायग्राम में उसी तरह जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर देखें तो VCC दे देते हैं 8 नंबर पिन पे। यहाँ पे आपने अगर देखें तो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिए। अभी ये पॉजिटिव वोल्टेज 9 नंबर पिन से और 10 नंबर पिन से आपको मिलेंगे। जब हम यहाँ पर RT और CT लगा देंगे तो ये इस रजिस्टर के थ्रू इसको चार्ज करवाएगा। चार्ज होने के बाद इसका इंटरनल ऑसिलेटर, जब इसके वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाएंगे इस पिन पे, पहले यही पिन चार्ज होती रहेगी, जैसे चार्ज होगी तो ये फ़ौरन से तो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाएगा, यानी उस पे खुद से वोल्टेज मेंटेन करवा कर फिर उसी के थ्रू डिस्चार्ज होता है, फिर नए सिरे से चार्जिंग करता है। यानी ये पंपिंग हो रही होती है, एक दफ़ा चार्ज करता है फिर डिस्चार्ज करवाता है, चार्ज करता है डिस्चार्ज करवाता है। तो ये ऑसिलेट करवाता है, जितने इन 2 कंपोनेंट की वैल्यू होगी वहाँ पे स्विचिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर डेड टाइम कंपैरेटर आ जाते हैं, जितना आपने टाइम दिया है उस टाइम के बाद उन चैनल्स को स्विच करवाते हैं। यहाँ पर हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ जाते हैं। तो 1 नंबर ऑपरेशनल एम्पलीफायर और 2 नंबर। एक पे जो हम वैल्यू दे देंगे, इसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दोनों तरीके से, इन्वर्टिंग के लिए भी और नॉन इन्वर्टिंग के लिए, दोनों तरीके से इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। यानी इसमें वो नहीं है कि आउटपुट आप डायरेक्टली नेगेटिव इनपुट पे देंगे, इन्वर्टिंग इनपुट पे नहीं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन कर लें। यहाँ पे रेफरेंस आउटपुट है, ये हमारी ये रेफरेंस वोल्टेज है। जब इसको VCC वोल्टेज दे दिए जाते हैं 12 नंबर पिन पे तो ये इसका इंटरनल रेफरेंस रेगुलेटर है। 7 नंबर पिन ग्राउंड है और यहाँ पे रेफरेंस मिल गया और ये स्विचिंग हो गई। यहाँ पे आ गया आउटपुट कंट्रोल। अगर इसको आप एक्टिवेट कर देंगे, अगर पॉजिटिव कर देंगे, इस पिन पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ये गेट, एंड गेट एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये डायरेक्टली यहाँ से स्विच करवाएगा पैरेलल ऑपरेशन में, फुल फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में। अगर इसको इनेबल कर देंगे तो फ्लिप फ्लॉप एक दफ़ा ये ऑन होगा, एक दफ़ा ये ऑफ होगा, अदरवाइज ये डायरेक्टली वर्क करता रहेगा। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है इस तरह की। तो ये भी तकरीबन सेम है। यहाँ पर तो ये 495 के लिए सिर्फ 495 के अंदर यहाँ पर एक रेगुलेटर आ जाता है, अदरवाइज ये सेम, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है। अभी देखिए, ये इसका टाइम देख लें। जो हम 13 नंबर पिन को कहते हैं आउटपुट कंट्रोल को, ये वो पिन है इस वक्त हाई है। जब ये पिन हाई है तो ये, अभी इसको हमने मद्देनजर रखना है 13 नंबर पिन को। फिर इसका आउटपुट देखिए, ये है इसकी आउटपुट ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर ऑन है तो दूसरा ऑफ है, पहले वाला ऑफ हुआ तो दूसरा ऑन हो गया, दोनों इकट्ठे ऑन नहीं होंगे। जब ये पिन हाई होगी, इसको रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। कैसे? स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी ये ऊपर है और ये है RT CT। आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर चार्ज होता है ऊपर की तरफ, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, और इसके साथ फीडबैक, PWM कंपनसेशन वो साथ में वर्क कर रही होती है, और साथ में डेड टाइम कंट्रोल भी इनके इन एक्शन होते हैं। तो ये उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को काम करवाते हैं। जैसे ही ये फुल चार्ज होगा तो ऑसिलेटर एक सिग्नल आउट कर देगा, आउट करेगा। जैसे ही ये फिर से, अभी यहाँ पे देखें, ये फिर से यहाँ से चार्ज होना शुरू हुआ, साइकिल ऑन हुआ, ऑन होने के बाद जैसे ही ये फिर से चार्ज हो गया, ये फिर दोबारा ट्रैक कर जाएगा। यानी इसने एक दफ़ा पल्स देनी है, फ्लिप फ्लॉप ऑन करना है, उसके बाद ऑफ कर देना है, ऑन करना है, ऑफ कर देना है। तो जितनी ट्रिगर फ्रीक्वेंसी होगी, ये अपने उस ट्रिगर फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को
ऑसिलेटर एडजस्ट कर लेगा। अभी क्यू फ्लिप फ्लॉप जो इसके आउटपुट फ्लिप फ्लॉप हैं वो इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट काम करते रहते हैं, और जब हम इस पिन को हाई किया है 13 नंबर पिन को जो आउटपुट कंट्रोल है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे दोनों ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर हाई है तो दूसरा लो है। अभी यहाँ देखें तो इनकी जो पल्सेस है वो चेंज हो रही है, ड्यूटी साइकिल चेंज हो रहा है, लेकिन ये ऑन है तो इसके बराबर ये उतनी देर के लिए दूसरा साइकिल ऑन रहेगा, ये इस तरह से ऑन रहेगा। अभी ये पल्स ऑन होने के बाद ऑफ हुई, उसके बाद अगले साइकिल पे अगली पल्स आएगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर देखें, अगर आउटपुट कंट्रोल को लो कर देते हैं, लो किया तो दोनों ट्रांजिस्टर इकट्ठे स्विच करेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर इकट्ठे स्विच करेंगे और क्यू फ्लिप फ्लॉप उस वक्त लो हो जाएगा। ये है क्यू फ्लिप फ्लॉप, ये वाला, तो उस वक्त ये वर्क नहीं करेगा, उस वक्त डायरेक्टली हमारे जो नॉर गेट हैं वो काम कर रहे होते हैं। ये है हमारी सिंगल एंडेड ऑपरेशन। अभी देखें इसमें ये पिन लो हुई तो इसके लो होने से दोनों ट्रांजिस्टर इकट्ठे स्विच करेंगे, जितना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट होगा वो दोनों पे इकट्ठा आउट होगा। और इसके आउटपुट कनेक्शन है जो हम बात कर रहे थे, आउटपुट कंट्रोल को अगर इस पिन को ग्राउंड के साथ मिला दिया जाए, मैक्सिमम 0.4 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं, 0.4 से नीचे यानी जैसे ही ये पिन 0.4 वोल्ट से नीचे 0 के दरमियान रहेगी तो ये ट्रांजिस्टर पैरेलल ऑपरेशन में आ जाएंगे। कैसे? अभी कलेक्टर देख लें, और कलेक्टर ये वाला और ये वाला, और ये एमीटर और ये एमीटर, तो दोनों ट्रांजिस्टर उस वक्त इकट्ठे वर्क करेंगे। लेकिन अगर इस पिन को 2.4 वोल्ट से लेके ज़्यादा रेफरेंस वोल्ट तक, यानी मिनिमम 2.4 होने चाहिए, उससे लेके रेफरेंस वोल्टेज तक अगर इस पिन को 13 नंबर पिन को आउटपुट कंट्रोल को हाई कर दिया जाए तो ये ट्रांजिस्टर अलहदा से फंक्शन करेगा, ये अलहदा से काम करेगा, तो ये पुश पुल में चला जाएगा, ये सिंगल एंडेड में है। इसी तरह आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपने आउटपुट कैसे लेनी है। अगर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कॉमन एमीटर इस तरह से हो जाएगा, 15 वोल्ट ऊपर दिए, यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, एमीटर को आपने कॉमन कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो नॉर्मली 15 वोल्ट, ये देखें तो इसकी आउटपुट हाई है, जब ट्रांजिस्टर ऑफ है तो ये हाई है, नॉर्मल इसकी आउटपुट हाई रहेगी। जैसे ही ये स्विच करेगा तो ये इसके आउटपुट वोल्टेज आ जाएंगे, ये डाउन करेगा। अभी देखिए तो ये इसका है फॉल टाइम, 90% से लेके 10% तक ये इसका फॉल टाइम है। इससे आगे ये फॉल टाइम क्या होता है कि आउटपुट जो आपका सिग्नल है वो हाई से लो कितने टाइम के लिए जाएगा, इसको टी एफ कहते हैं, और इसको टी राइज कहते हैं। लो से हाई वैल्यू की तरफ कितने टाइम पे पहुंचेगा, कितना टाइम आपका यहाँ पे वेस्ट होगा, उसको राइज टाइम फॉल टाइम कहा जाता है। तो ये सर्किट अगर आप कॉमन एमीटर में लगाएंगे तो ये आपका सर्किट इस तरह से काम करेगा। अगर एमीटर फॉलोअर में लगाते हैं तो फिर क्या होगा कि 15 वोल्ट डायरेक्टली आप दे देते हैं और नॉर्मली 68 ओम की रजिस्टर लगाकर आपने इससे आउटपुट ले ली। नॉर्मली ये देखें तो 15 वोल्ट लो है, कोई ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा, तो ये पुल डाउन जो रजिस्टर लगी हुई है इसने इसको लो रखा हुआ है। यहाँ पर ये हाई था, जब स्विच किया तो लो होगा, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही हम इसको ऑफ रखेंगे तो ये पिन इसकी लो है इस रजिस्टर की वजह से। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो ये पल्स हाई करेगा, दोनों में इन्वर्टेड पल्स आएंगी, अगर आपने ये लगानी है ये लगानी है। आगे आ जाती है एरर एम्पलीफायर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। आप पिन नंबर 1 को भी कर सकते हैं, रेफरेंस पिन आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 1 को, या रेफरेंस वोल्टेज जो आप अगर इसके साथ लगाते हैं तो ये फीडबैक 3 नंबर से लेकर 2 तक लगाएंगे तो रेफरेंस पिन यहाँ पे दे देंगे। ये भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी कॉन्फ़िगरेशन है। 1 नंबर पिन को ग्राउंड कर दें, रेफरेंस यहाँ पे अप्लाई करें, आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये आउटपुट को सेंस करेगा। जैसे भी आप इसको करेंगे उस तरीके से ये आईसी अपना फंक्शन करेगी। जो मैंने पहले बात की थी कि इसको दोनों तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये है इसका सिंगल एंडेड ऑपरेशन। सिंगल एंडेड में वही बात है, 13 नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया तो दोनों ट्रांजिस्टर, अभी देखें इसका एमीटर और इसका एमीटर ग्राउंड कर दिया, इस कलेक्टर को और इस कलेक्टर को इकट्ठा कर दिया, ये रजिस्टर एक लगाकर तो इस ट्रांजिस्टर को स्विच करवा दिया।
एक पॉजिटिव वोल्टेज के दरमियान ये 100 ओम की रजिस्टर लगाकर इसको डायरेक्ट ऑन करवा दिया। ये है इसका आप कह सकते हैं फ्लाई बैक के लिए सिंगल एंडेड, अगर आपने दोनों ट्रांजिस्टर को इकट्ठा यूज़ करवाना है। आगे है करंट लिमिटिंग, इसको करंट भी लिमिट करवाई जा सकती है। करंट लिमिट कैसे करवाएंगे? ये है हमारी लोड। लोड के ग्राउंड पिन के साथ एक रजिस्टर लगाकर, जैसे शंट लगा दी जाती है, अगर बैटरी चार्जर को देखेंगे या अगर हम उसकी बात करते हैं वेल्डिंग मशीन की, तो वहाँ पे एक करंट मेजरिंग के लिए शंट लगी होती है। तो वो शंट से जो ग्राउंड लाइन चलती है, लोड के दरमियान करंट चलती है, आउटपुट और वी आउट के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान, तो ये उन वोल्टेज को आप एरर एम्पलीफायर नंबर 2 की 15 नंबर पिन पे यानी इन्वर्टिंग इनपुट पे दे देंगे और यहाँ से प्रोग्राम कर देंगे 16 नंबर पिन को ऐसे रेफरेंस के साथ, तो ये इस करंट को मेजर करेगा। इसका भी एक अलहदा से फार्मूले हैं, बड़ी डिटेल में मैं डाटा शीट साथ में अपलोड कर दूंगा, आप उनको एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। आगे सॉफ्ट स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हैं कि सॉफ्ट स्टार्ट कैसे होता है। तो पिन नंबर 4 पे जो वोल्टेज होते हैं, डेड टाइम कंट्रोल पिन, उसी पे सॉफ्ट स्टार्ट को प्रोग्राम किया जाता है। तो सॉफ्ट स्टार्ट के लिए ये हमारा RT, ये 14 नंबर से लेके पिन नंबर 4 का, और साथ में एक ये C2 लगा दिया जाता है कैपेसिटर। तो इसको जब लगाएंगे तो ये ऑसिलेटर रैंप है, यहाँ पर देखें तो ये स्लो करेगा, ये है इसका टाइम ऑन। तो इसको कितनी देर बाद उसने ऑन करवाने देना है, तो उसको कंट्रोल करवाने के लिए ये इसका सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट इस तरह से आप लगाते हैं। एक रजिस्टर ये लग के पिन नंबर 4 पे आ गई और ये कैपेसिटर लग गया। आगे मास्टर स्लेव सिंक्रोनाइजेशन के लिए, मास्टर के लिए RTCT तो हमने बना दिया, लेकिन स्लेव के लिए जो RT है उसको रेफरेंस के साथ शॉर्ट करवा दिया जाता है, उसको जंपर करवा दिया जाता है, तो CT भी नहीं लगाया जाता। अभी ये इसी CT पे जो यहाँ पे रैंप बनेगी, इसी रैंप को अगर जितने भी आपने 494 लगानी है, यहाँ पर एक लगी है, दूसरी लगी है, तीसरी, चौथी, जितने सेट लगाने हैं सारे के सारे पैरेलल ऑपरेशन में मास्टर ये होगा, उसी सीक्वेंस में सेम फ्रीक्वेंसी ये स्विच करेंगे। तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम इस तरह की भी है इसकी ब्लॉक डायग्राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर आपके लिए मालूमाती है तो थंब अप कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर फ्यूचर में मेरी वीडियो देखना हो तो बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। अगर कोई आपकी राय हो, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।